तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे BTTH एपिसोड 101 को। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक्सप्लेन एक नोबेल बेस एक्सप्लेनेशन होने वाला है। नोबेल के कैरेक्टर और एपिसोड के कैरेक्टर आपस में मैच नहीं करेंगे, लेकिन जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा स्टोरी बिल्कुल सेम होगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावयन ने यानन को लेकर बहुत ही मुश्किल के साथ उस चेक पॉइंट को पार करके ऊपर आ चुका था और ऊपर आने के बाद अपना मुंह उठा के मू क्यूलियन को कोने में बुलाकर उनसे फैन जुंजे के बारे में पूछने लगता है। इस पर मू क्यूलियन कहते हैं कि अभी के लिए तुम मेरे मास्टर से मिल नहीं सकते, लेकिन 3 महीने के बाद चारों पब्लियन की मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर मेरे मास्टर आएंगे और तब के टाइम तुम उनसे मिल सकते हो। और ये मीटिंग उन लाइटनिंग पवेलियन में होने वाला है। ये सुनकर सावन थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता है। फैन जुन से मिलने के लिए यही उसके पास आखिरी मौका था, इसलिए सावन हाँ कर देता है और वहाँ से जाने वाला ही होता है। और तभी वहाँ पे आ जाते हैं जिंकू और वो सावन को लेकर जेंसी के पास जाने लगते हैं। और वहाँ पे सावन जेंसी के बॉडी के फायर पॉइजन को चेक करने लगता है और वो कहता है कि अभी के लिए मैं इस फायर पॉइजन को निकाल तो सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मेरा लेवल बहुत ही कम है। ये सुनकर जेंसी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें डाओजोंग में पहुंचा दूंगा तो क्या तुम मेरे इस फायर पॉइजन को बाहर निकाल दोगे। ये सुनकर सावन मान जाता है और इसके साथ जेंसी सावन से कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड पूल बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है और उसकी एनर्जी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। सुनकर सावन उन दोनों को ग्रीट करके वहाँ से निकल लेता है। सावन के वहाँ से जाने के बाद जेंसी जिंकू से कहते हैं कि जिस जगह को मैंने इतनी मुश्किल से अपने क्लान के लोगों के लिए ढूंढा था, मैंने सोचा था कि मेरे क्लान के लोग उसमें ट्रेनिंग करने के बाद उनकी जो लेवल होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी किस्मत बहुत ही खराब है। उस जगह पर ट्रेनिंग करेगा एक बाहर का लड़का। ये सुनकर जिंकू कहते हैं कि उस जगह पर ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हारी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आया है, इसलिए वो जगह कितना भी अच्छा क्यों ना हो ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन हमारे लिए जान मायने रखता है। ये सुनकर जेंसी कहते हैं कि भले ही उस जगह पर फायर पॉइजन हो, लेकिन उस जगह पर कल्टीवेशन करने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, इसलिए हमारे और सावन के बीच में बराबरी का डील हुआ है। ये सुनकर जिंकू कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अगर हम बाहर से टियर 7 के अल्केमिस्ट को बुलाते तो वो तुम्हारे इस फायर पॉइजन को निकालने के लिए सावन से भी ज्यादा डिमांड करता है। ये सुनकर भी जेंसी उदास रहते हैं और हम दूसरी तरफ देखते हैं ब्लड पूल को, जहाँ पर 8 लोग खड़े हुए थे और तभी उनमें से एक हरामी बंदा आसपास के लोग और यानन को देखकर नेता बनते हुए कहता है कि अभी के लिए उस चेक पॉइंट को पार करके हम यहाँ पर 9 लोग आए हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 8 सीट है, इसी वजह से किसी एक बंदे को पीछे हटना होगा, जिसका डिसीजन हम करेंगे अपने लेवल से। ये सुनकर सभी के लोग यानन को देखने लगते हैं। ये देखकर यानन अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे लेवल के साथ यहाँ पर पहुंचवाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी, लेकिन मुझे यहाँ पर पहुंचाने के लिए सावन ने काफी ज्यादा मेहनत किया है, इसलिए मैं यहाँ से पीछे नहीं जाने वाली। अगर ये बात मुझे सावन कहता तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाती, लेकिन तुम लोगों के कहने पर बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर वो नेता बना हुआ बंदा कहता है कि तुम उनमें से हो जो कि किसी और के पावर के दम पर यहाँ तक पहुंचे हो। तुम उस लड़के को एक चीज के अलावा और क्या ही दे सकते हो, वो एक चीज क्या है आप लोग खुद ही समझ लो। और वो चारों पवेलियन के लोग ये सब देखकर चुपचाप वहाँ पे खड़े हुए थे। ये सुनकर यानन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी यानन के कंधे के ऊपर किसी का हाथ आता है। वो हाथ किसी और का नहीं, वो हाथ था सावन का। और सावन आगे आते हुए कहता है कि अभी के लिए तुम एक अकेले लड़की को देखकर कुछ ज्यादा ही फालतू बकवास कर रहे हो। ये आवाज को सुनकर सभी के लोग यानन के तरफ देखने लगते हैं और उसके बगल में खड़ा था सावन। और सावन यानन से कहती है कि अभी के लिए तुम शांत हो जाओ, मैं इस मैटर को देखता हूँ। ये बोलकर सावन आगे आकर उस नेता बने हुए बंदे से कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यानन को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, वो इस ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के लायक नहीं है। और वहीं पे वो बंदा सावन को देखकर उसकी फट जाती है, बाकी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती ना हो, इसलिए वो बंदा सावन से कहता है कि अभी के लिए उस लड़की ने बिना कुछ मेहनत किए ही यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए उस लड़की को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। ये सुनकर सावन कहता है कि यहाँ पर कोई और है जिसे लगता है कि यानन को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। ये सुनकर बाकी के लोग कुछ नहीं बोलते और वो बंदा ये देखकर उसकी काफी ज्यादा फट जाती है। और तभी सावन आगे आते हुए वहाँ से गायब होकर उस बंदे के सामने आ जाता है और उस बंदे में एक लात मारता है। जैसे ही सावन का लात उस बंदे के ऊपर पड़ता है तो वो बंदा जमीन में 2.5 इंच तक घुस जाता है और उसका नेता बनने का बुखार वही पे उतर जाता है। इसे देखकर बाकी के लोग हैरान होते हैं, लेकिन इन चारों पवेलियन के डिसाइबल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ सावन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर सीट के लिए कोई भी फाइट होगा। और तभी मिस फैंग कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो, हमारा उनलाइटनिंग पवेलियन तो फालतू में बदनाम है। ये सुनकर सावन कहता है कि तुम मेरा और उस उनलाइटनिंग पवेलियन का कंपेयर मत करो। उस घटिया पवेलियन ने एक डाउहांग के वॉरियर को मारने के लिए काफी सारे डाउजोंग के वॉरियर को भेज दिया था, इसलिए तुम उस घटिया पवेलियन के साथ मेरा कंपेयर मत करो। ये सुनकर मिस फैंग गुस्से में कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, अगर आज यहाँ पर ब्लड पूल ना होता तो मैं तुम्हें और तुम्हारे रियल पावर को देख लेती। अभी के लिए तुम इस एरिया के अंदर तुम्हारे उस आउटसाइडर वाले विजुअल पावर को यूज नहीं कर सकते और उसके बाद मैं तुम्हारी जो ही पिटाई लगाती। ये सुनने के बाद सावन कहता है कि अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम मुझे कहीं पर भी बुला लेना, बंदा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। ये सुनकर मिस फैंग की ऊपर से नीचे तक जल जाती है और वो अपने गुस्से को शांत करके ब्लड पूल के तरफ देखने लगता है, क्योंकि ब्लड पूल अभी के लिए ओपन होने वाला था। ये देखकर सावन भी बात को आगे नहीं बढ़ाता और यानन के पास चला जाता है और यानन को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर यानन कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और यानन सावन को कुछ और भी बोलने वाला ही होते तभी वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो एनर्जी आसमान से निकाल कर सीधा ब्लड पूल से जाकर टकराती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड पूल ओपन होने वाला था और वहीं पे ये प्रोसेस थोड़ी टाइम के लिए चलता है
और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। और तभी वहाँ पे जेंसी अपने 2 मास्टर ट्राइब के स्टूडेंट के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही कहते हैं कि आखिरकार वो टाइम आ चुका है, इसलिए आप लोगों को वक्त जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लड पूल ओपन हो चुका है, इसलिए आप सभी लोग टूट पड़ो। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और मिस फैंग सबसे पहले जाकर उस ब्लड पूल में जंप करते हैं और ये देखकर उनके पीछे पीछे मिस मुगुलियन भी जाके जंप करते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी के सारे लोग। और वहीं पे वो चारों पॉपुलेशन के चारों डिसेबल ब्लड पूल के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं हम सावियन को, जो कि यानरान को लेकर अंदर आ चुका था और वो यानरान से कहता है कि अभी के लिए तुम आसपास के एनर्जी को कलेक्ट करो और एक बात को याद रखना, भूल कर भी उस ब्लड पूल के अंदर मत जाना, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और एक बात, इस ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के बाद तुम मेरे लिए इंतजार मत करना, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तुम तुम्हारी कल्टीवेशन खत्म करने के बाद यहाँ से निकल जाना। और दूसरी तरफ सावन दिखता है कि उन चारों पॉपुलेशन के चारों डिसेबल आपस में मारपीट कर रहे थे क्योंकि उन चारों को एक अच्छी सी एरिया चाहिए थी। ये देखकर सावन घूम कर यानरान से कहता है कि अभी के लिए तुम इन छोटे एरिया के एनर्जी को कल्टीवेट करो, ये एनर्जी कम तो है लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छे है और तो और तुम्हारे ऊपर यहाँ पर कोई भी नहीं अटैक करेगा। ये सुनकर यानरान कहता है कि सावन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। और इसके साथ ही यानरान सावन से कहती है कि तुम मुझे मास्टर के बारे में पूछ रहे थे, मास्टर अभी फ्लावर सेट के अंदर है, अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो फ्लावर सेट में आ जाना। ये बोलकर यानरान वहाँ से चली जाती है। फ्लावर सेट का नाम सुनकर सावन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। अभी के लिए सावन को सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, उसे ब्लड पूल के अंदर भी जाना था। इस वजह से सावन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ब्लड पूल के अंदर की तरफ जाने लगता है। जैसे जैसे सावन अंदर जा रहा था तो उसे काफी ज्यादा फायर पॉइजन और प्योर एनर्जी महसूस होता है। इसी वजह से सावन और भी ज्यादा तेजी के साथ अंदर जाने लगता है और उसे काफी ज्यादा मात्रा में फायर पॉइजन महसूस होता है। उस फायर पॉइजन से सावन को भी थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगता है और तभी सावन को कुछ डार्क जैसा कुछ नजर आता है। उसे देखकर सावन कुछ सोचते हुए जेंसी के दिए हुए की को वो बाहर निकाल कर आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी देर आगे बढ़ता है तो वो की चमकने लगता है और उसके सामने एक बैरियर जैसा कुछ आ जाता है। उसे देखकर सावन उस की को उस बैरियर के ऊपर रख देता है। अब जैसे ही सावन उस की को उस बैरियर के ऊपर रखता है तो वो बैरियर वहां से हट जाता है और वहां पर गुफा जैसा कुछ ओपन होने लगता है और उस गुफा में से काफी ज्यादा मात्रा में फायर पॉइजन बाहर निकलने लगता है और वो फायर पॉइजन सावन को भी पीछे धकेलने लगता है क्योंकि यहाँ पर जो फायर पॉइजन था वो काफी टाइम से स्टोर होकर था। ये देखकर सावन अपने हाफ बल्ली फिल्म को बाहर निकालकर लोटस बनाकर उस फायर पॉइजन को रोकने लगता है और उस गुफा की तरफ जाने लगता है। और वो फायर पॉइजन यही पर नहीं रुकता, वो फायर पॉइजन ऊपर जाने लगता है जहाँ पर बाकी के लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। इसे देखकर बाकी के लोग अपने दूर को निकलकर फायर पॉइजन को रोकने की कोशिश करते, लेकिन फायर पॉइजन की पावर ज्यादा होने की वजह से वो सभी इसे रोक नहीं पाते और वो सभी ब्लड पूल से बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ सावन उस गुफा के अंदर आ चुका था और वहाँ पर उसे प्योर एनर्जी के साथ साथ फायर पॉइजन भी महसूस होता है। इस बात पर सावन ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब जैसे ही सावन अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो उसकी जो दूरी की थी वो आसपास की एनर्जी को खींचने लगती है और उस एनर्जी के साथ साथ फायर पॉइजन भी सावन के बॉडी में जाने लगता है। लेकिन सावन के पास हाबल्ली फ्लेम को होने की वजह से वो फायर पॉइजन सावन के बॉडी में नहीं घुस पाती। अच्छी बात ये थी कि सावन का हाबल्ली फ्लेम पॉइजन और एनर्जी को अलग अलग करके एनर्जी को सावन के बॉडी में डाल रहा था और ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए सावन को 4 से 5 दिन बीत जाता है और सावन देखता है कि 4 से 5 दिन में सावन इतना ज्यादा कल्टीवेशन कर चुका था, अगर बाहर उसे कल्टीवेशन करता तो उसे यहाँ पर पहुंचने के लिए 5 से 6 महीने लग जाते। अब ऐसे ही सावन कल्टीवेशन करने लगता है और उसका जो फ्लेम मंत्र था वो भी एक्टिव हो जाता है और जैसे ही सावन का फ्लेम मंत्र एक्टिव होता है तो वो आसपास के एनर्जी को बहुत ही बुरी तरह से खींचने लगता है और ऐसे ही सावन को कल्टीवेशन करते करते कई दिन बीत जाते और उसका जो ओरा था वो अब बढ़ने लगा था। ये देखकर सावन कहता है कि मैं अब डाउहांग के पीक पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन अभी के लिए सावन का जो मकसद था वो डाउजोंग में ब्रेक थ्रू करना था, इसलिए सावन अपना कल्टीवेशन जारी रखता है और ऐसे ही कल्टीवेशन करते करते सावन को और कई दिन बीत जाते हैं और तभी सावन देखता है कि उसकी जो इल्यूजन बॉडी थी वो भी एनर्जी को खींचने लगती है। इसे देखकर सावन कुछ सोचकर अपने इल्यूजन बॉडी को बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही सावन का इल्यूजन बॉडी बाहर आता है तो वो भी आसपास के एनर्जी को लेकर कल्टीवेशन करने लगता है। इसे देखकर सावन हैरान होते हुए कहता है कि अगर ये इस तरह से कुछ टाइम तक कल्टीवेशन करता रहा तो वो ये अपने मिड लेवल पर पहुंच जाएगा। ये से देखकर सावन भी अपना कल्टीवेशन जारी रखता है। ऐसे ही सावन को कल्टीवेशन करते हुए 2 से 2.5 महीने बीत जाते हैं और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेंसी और जिंगू खड़े हुए थे। तभी जिंगू कहते हैं कि अभी के लिए सावन को उसको अंदर गए हुए 2 महीने बीत गए लेकिन सावन का अभी तक कोई भी खबर नहीं है और तो और उस ब्लड पूल का एनर्जी भी खत्म होने को आया है। ये सुनकर जेंसी परेशान होते हुए कहते हैं कि अभी के लिए मैं भी उस ब्लड पूल के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा फायर पॉइजन है जो कि मुझे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि सावन ठीक होगा क्योंकि उसके पास हाबल्ली फ्लेम है, वो फायर पॉइजन सावन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो सभी 5 और 6 दिन के अंदर ही अपना कल्टीवेशन पूरा करके यहाँ से निकल गए थे और सावन के हाथ में जो लड़की आई थी वो भी 3 दिन तक ही कल्टीवेशन कर पाई थी और यहाँ पर सावन का 2 महीने तक इंतजार किया, लेकिन सावन बाहर आने की वजह से वो लड़की भी यहाँ से चली गई। आज अगर सावन बाहर नहीं निकला तो मैं खुद जाकर उस ब्लड पूल के अंदर चेक करूंगा क्योंकि मुझे सावन का काफी ज्यादा जरूरत है। जेंसी इतना बोल रहे थे कि आसपास का माहौल अचानक से चेंज होने लगता है। ये देखकर जेंसी और जिंगू हैरान होते हैं, बाहर की जो एनर्जी होती है वो सभी ब्लड पूल में जाने लगते हैं। ये देखकर जेंसी कहते हैं कि लगता है कि ये सभी सावन कर रहा है लेकिन सावन इतनी सारी एनर्जी को एक साथ नहीं कल्टीवेट कर पाएगा। ये सुनकर जिंगू कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आज तो कोई भी ब्लड पूल की मदद से यहाँ पर डाउजोंग का ब्रेक थ्रू नहीं किया
क्या है। ये सुनकर जेंसी के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या सच में ये लड़का इतना ज़्यादा जल्दी डाओजोंग में पहुंचने वाला है। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। अगर आज शाओयान डाओजोंग में पहुंच जाता है तो जेंसी की भी फायर पॉइजन निकल जाएगी और आसपास की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड पूल में जाने लगता है और आसपास में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फैल जाता है। अब ऐसे ही ये प्रोसेस कुछ टाइम तक चलता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है और तभी ब्लड पूल में होता है एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वाला बाहर निकल रहे थे, जिसे सेंस करके जेंसी कहते हैं कि ये हो रहा तो किसी भी डाओजोंग के वॉरियर से भी कहीं ना जाता है और आसमान में काफ़ी ज़्यादा काले काले बादल फैल जाते हैं और इसी के साथ उस ब्लड पूल में से किसी का चिल्लाने की आवाज़ आता है और तभी उस ब्लड पूल में से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का पिलर जाकर आसमान से टकराता है। अब जैसे ही वो पिलर हटता है तो हम देखते हैं शाओयान को, जो कि अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। और तो और शाओयान अपना बिना दुई की विंग्स का इस्तेमाल करते हुए आसमान में खड़ा था और अभी के लिए शाओयान अपना आंखें बंद करके आसमान में खड़ा था। ये देखकर जेंसी कहते हैं कि अभी के लिए शाओयान ने डाओजोंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन ये हिल क्यों नहीं रहा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं शाओयान को, जो कि अपने आंखें बंद करके आसमान में खड़ा हुआ था और तभी मास्टर याओ लाओ की सील चमकने लगती है, जिसके अंदर शाओयान का सोल पावर चला जाता है। और वैसे ही थोड़ी देर के बाद शाओयान जाकर एक हॉल में पहुंचता है। जब शाओयान उस हॉल को देखता है तो उसे कुछ जाना पहचाना लगता है और वो चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पर सोल बॉडियों को चेन से बांध कर रखा गया था और वो चेन उनकी एनर्जी को सोख रही थी। ये देखकर शाओयान हैरान हो जाता है। तभी शाओयान को एक दिशा से कुछ जाना पहचाना और महसूस होता है। उसे सेंस करके शाओयान उस दिशा में जाने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर शाओयान जाने के बाद शाओयान जो मंजर देखता है उसे देखकर शाओयान की रूह कांप जाती है, क्योंकि शाओयान के सामने एक सोल बॉडी को हाथ और गले से चेन से बांध कर रखा गया था। वो सोल बॉडी किसी और का नहीं, वो सोल बॉडी था मास्टर याओ लाओ का। ये देखकर शाओयान की रूह तो कांप जाती है, क्योंकि आज शाओयान जो कुछ भी था वो सिर्फ मास्टर याओ लाओ के वजह से था। इसे देखकर शाओयान समझ जाता है कि इन 3 सालों में मास्टर याओ लाओ को इन होल ऑफ सोल वालों ने काफी ज्यादा परेशान किया है। अभी के लिए मास्टर याओ लाओ की आंखें बंद थी और तभी मास्टर याओ लाओ शाओयान के सोल पावर को महसूस करते हुए अपने आंखें को धीरे धीरे करके खोलने लगते हैं, लेकिन मास्टर याओ लाओ को खुद की आंखें खोलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जब मास्टर याओ लाओ शाओयान को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर याओ लाओ की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखकर शाओयान अपने आप को रोक नहीं पाता और मास्टर याओ लाओ के पास जाकर घुटने के बल बैठकर रोते हुए कहता है, मास्टर मैं आपका एक बेकार और नालायक डिसाइबल हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ हंसते हुए शाओयान से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे सबसे ज्यादा बेस्ट डिसाइबल हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। ये मेरे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है। अभी के लिए मास्टर याओ लाओ शाओयान के ऑरे को सेंस करके समझ गए थे कि शाओयान ने डाओजोंग में ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी शाओयान मास्टर याओ लाओ के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपको बचाने के लिए यहाँ पर बहुत जल्दी आऊँगा, आप मेरा इंतजार करना है। शाओयान इतना बोला ही था तभी पीछे से आवाज आता है, लड़के ये तुम्हारे लिए कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए तुम इसे भूल जाओ और कद्दू पकड़ के झूल जाओ। ये सुनकर शाओयान गुस्से में खड़ा होकर पीछे देखने लगता है, जहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और वो बंदा शाओयान को सेंस करते हुए कहता है कि तुम वही हो ना जो कि पिछली बार भी यहाँ पर आए थे, लेकिन तुम मेरे ओरे के प्रेशर से ही यहाँ से गायब हो गए थे, लेकिन इस बार तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, इसलिए तुम मेरे ओरे को रोक सकते हो, लेकिन तुम इस बुढ़े को बचाने के लायक नहीं हो। ये सुनकर शाओयान गुस्से में कहता है कि अभी के लिए मैं मेरे मास्टर के यहाँ से बचा के ना ले पाऊँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं तुम लोगों से सभी चीज़ों का बदला लूंगा। ये सुनकर वो बंदा शाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो अटैक जाकर शाओयान के ऊपर लगता है, शाओयान वहाँ से गायब हो जाता है। शाओयान को वहाँ से जाता हुआ देखकर मास्टर याओ लाओ हंसने लगते हैं। ये देखकर वो बंदा घबराते हुए कहता है कि इसे क्या हुआ, ये इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है। और तभी मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि क्या तुम मेरे स्टूडेंट को देखकर घबरा गई क्या। ये सुनकर वो होल ऑफ सोल का बंदा गुस्से में कहता है कि हमारे होल ऑफ सोल के चिप को तुम्हारी अल्केमी स्किल की जरूरत है, वरना मैं तुम्हें कब काम आता था। अगर तुम हमारे बात मानकर होल ऑफ सोल में ज्वाइन हो जाते हो तो तुम्हारा जो लेवल होगा वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा होगा। और रही बात तुम्हारी वो स्टूडेंट की, तो वो यहाँ पर कभी नहीं आ सकता। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ हंसते हुए कहते हैं कि अभी मैं इस मामलों में कोई बात नहीं करना चाहता, टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा मेरा स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है। ये सुनकर वो होल ऑफ सोल का बंदा गुस्से में कहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट का नाम शाओयान है ना, जिसके पीछे अभी के लिए होल ऑफ सोल के काफी सारे वॉरियर्स पड़े हैं, अगर वो उन सब से बच जाता है तो मैं यहाँ पर उसका इंतजार करूंगा। ये बोलकर वो बंदा वहाँ से निकल लेता है और मास्टर याओ लाओ हंसते हुए कहते हैं शाओयान मास्टर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये बोलकर मास्टर याओ लाओ अपने आंखें को बंद कर लेते हैं और यही से सिम सीटू होता है। हम देखते हैं शाओयान को। अभी के लिए शाओयान अपने आंखें बंद करके खड़ा था और तभी शाओयान अपने आंखें खोल देता है और कहता है कि मास्टर मेरा इंतजार करना, मैं आपको बचाने के लिए वहाँ पर जल्दी ही आऊँगा। अभी के लिए मास्टर याओ लाओ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा और फैंग जी से जाकर मिलना होगा, उनके मदद के बिना मैं मेरे मास्टर को नहीं बचा पाऊंगा। ये बोलकर शाओयान अपने बॉडी को देखने लगता है और तभी जेंसी कहते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। हम लोग मिलेंगे आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।